हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक्स फॉर एग्जाम। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी को डिस्कस करा रहा हूँ। कल मैंने क्वेश्चन पेपर कराया था, कल से मैंने ये जो है सीरीज स्टार्ट की थी। आज मैं उस सीरीज का सेकंड क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। कल मैंने आरआरबी एनटीपीसी जो 2016 में हुआ था, ठीक है, 2 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 1 कराया था। आज जो है 2 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 2 में जो पेपर आया था वो कराऊंगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए आप देख भी सकते हो, ये आरआरबी एनटीपीसी का ओरिजिनल पेपर है और ये जो है ये आंसर की है, ठीक है। टाइमिंग देख सकते हो, सब्जेक्ट का नाम देख सकते हो और ये डेट देख सकते हो, ठीक है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। आपको मेरा प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ये जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है, तो मूलधन कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। क्या दिया हुआ है इसमें, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ज़्यादा नहीं। इसमें आप मान लीजिए कि जो हमारा मूलधन है वो पी है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, रेट है वो आर है, ठीक है। रेट आर है वो मान लीजिए और मूलधन आपका पी मान लीजिए, तो आर पी, ठीक है। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। कितना दिया हुआ है साधारण ब्याज, वो दिया हुआ है आपका 1200 रुपये। इतनी बात आपने मान ली। तो यहाँ से अगर आप सब काटोगे, जैसे मैं मान लेता हूँ, कुछ मत काटिए, यहाँ पे ये 100 तो जो को तो रहने दीजिए, ठीक है। 2 से इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 600। तो यहाँ से पी आर अपॉन 100 की वैल्यू आपकी 600 आ गई, बस इस बात को याद रखिए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है, ठीक है। अब हमें साधारण ब्याज और दूसरा ब्याज दोनों ब्याज दे रखे हैं, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो कि क्या होता है, सी आई माइनस एस आई। अगर 2 साल के लिए सी आई माइनस एस आई है तो सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम आगे सोल्व करेंगे। आप एक बार बताओ, यहाँ ऊपर हमें पी आर अपॉन 100 की वैल्यू पता लगी ना, बस यहीं से आपका काम हो गया कि पी आर अपॉन 100 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से, और सी आई माइनस एस आई भी आपको पता है। सी आई कितना है, सी आई है आपका 1290 और एस आई कितना है 1200 है, तो 1290 में से 1200 गए, कितना बच गया 90। तो 90 इजिकल टू पी आर अपॉन 100 की वैल्यू कितनी 600, बच गया क्या आर अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटो, 6 से इसको काटोगे, 15 6 90, 15 आ गया, मतलब आर की वैल्यू 15% आ गई। और जब आर की वैल्यू आ गई तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था मूलधन। जब मूलधन पूछा था, आर की वैल्यू आपके पास आ गई, हमें पता है कि पी आर अपॉन 100 की वैल्यू 600 रुपये है, ठीक है। और आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 15, ठीक है। तो 15 चौके 60 40, मतलब पी की वैल्यू आपकी 4000, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल दिया इसका 4000। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। देखिए मैं आपको जो है ना इस क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा इसकी जो है हिस्ट्री बता देता हूँ। एक्चुअली असम जो यहाँ पे पूछा गया है कि एशिया का सबसे पुराना, वो इंडिया में ही है, ठीक है। इन 4 ऑप्शंस में से वो है असम, ठीक है। सबसे पुराना असम में है। असम में भी कहाँ पर है, क्योंकि बॉय यहाँ पे तो आपको जो है स्टेट दे दिए और पूछने लगे कि असम में किस जगह पर है, तो असम में जिस जगह पर है उसका नाम है डिगबोई। क्या नाम है, डिगबोई। जिस जगह पर है उस जगह का नाम है डिगबोई, ठीक है। और डिगबोई
को ही क्या बोला जाता है, वहाँ पर तेल सबसे पहले मिला था, इसीलिए उसको बोला जाता है क्या, तेल की नगरी। क्या बोला जाता है, तेल की नगरी। एक और बात बता दूं कि उसी जगह पर सबसे पहले रिफाइनरी खुली थी। अगर पूछा जाए कि हमारे भारत में सबसे पहली तेल की रिफाइनरी कहाँ पर बनी थी, तो वो डिगमोई में बनी थी। डिगमोई कहाँ है, आसाम में। पूछा जाए कौन से सन में बनी थी, तो साल याद रखना 1901। क्या याद रखना, 1901 में। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। देखिए आपने देखा कि शिफ्ट वन में क्या आता, शिफ्ट वन में आ रहा था कि होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम किसका है, तो वहाँ था हमारा आंसर बुद्धिमान व्यक्ति। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले होमिनाइड्स कौन थे, होमिनाइड्स थे। तो इसका आंसर है आपका ये बी, क्रोमैग्नन। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था कि लगभग 30 से 50 हजार साल पहले, ये बोल रहा था 30 से 50 हजार साल पहले के अस्थि पंजर मिले थे, वो भी फ्रांस से। ठीक है, तो उन्हीं को बोला गया था फिर कि ये क्रोमैग्नन है। और फिर क्योंकि ये सुधरे, एक्चुअली जो मानव होते हैं, मानव के सुधरा रूप माना गया था, इनके पूर्वज माने गए थे जो आज के मानव है उनके। तो इसलिए ये जो है क्या है, क्योंकि आपको पता है होमोसेपियंस बुद्धिमान व्यक्ति को बोलते हैं, तो ये वही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि ए इजिकल टू वो है, ओ ए आर इजिकल टू 1 है और ओ ए आर इजिकल टू 34 है, तो आर ओ ए आर इजिकल टू क्या होगा। अब ए इजिकल टू 1, आप पता है कि ए की नंबरिंग वैल्यू 1 होती है, ओ की नंबरिंग वैल्यू क्या होती है 15, ए की क्या होती है 1 और आर की क्या होती है 18। ठीक है, तो इन तीनों को अगर ऐड करो 34 आता है। इसी के अकॉर्डिंग आर, ठीक है, ओ ए और आर, इन सारों की भी ऐड करो। आर का मैंने क्या बोला 18 प्लस ओ का 15 प्लस ए का 1 प्लस आर का 18। ठीक है, जब इन सारों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 52, और 52 कौन सा आंसर है, ए है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, यदि तीन संख्याएं 2:3:5 के रेशियो में हैं और उनके योग का 2 गुना 200 है, तो तीनों संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग निकालिए। सबसे पहले तो हम सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, फिर उसका वर्ग निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या, अगर मैं बात करूँ रेशियो में, तो सबसे बड़ी संख्या वाला रेशियो 5 है। ठीक है, और सबसे पहले टर्म क्या, वो कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि रेशियो ये है और उनके योग का दुगना 100 है। अब अगर मैं रेशियो का योग निकालूं तो 2:3:5 है, तो 5 और 3 8 2 10, और 10 का दुगुना 20, यानी 20 बराबर 100 के है। यदि 20 बराबर 100 के है तो 1 बराबर 5 के होगा। यदि 1 बराबर 5 के होगा तो यहाँ जो बड़े वाला पूछा है ना, बड़े वाला 5 है, तो 5 बराबर किसके होगा, यदि 1 5 के बराबर है तो 5 25 के बराबर होगा। और यदि 5 25 के बराबर होगा तो पूछा है कि 25, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या हमारी 25 आ गई, और 25 का वर्ग पूछा है। ठीक है, और 25 का वर्ग क्या होता है 625, तो आंसर इसका बी हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए आरेख में, बस ये दिए हुए हैं, ये आरेख दिया हुआ है और इस आरेख के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस आरेख को दिमाग में रखिए, क्वेश्चन अगले पेज पर है। नेक्स्ट पेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि कितने व्यक्ति को पढ़ना पसंद है। अब एक बार बताइए, ये रहा डायग्राम, पढ़ना पसंद है, पढ़ने वाले कहाँ पर हैं, पढ़ने वाले आपके त्रिभुज के अंदर हैं। ठीक है, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज के अंदर पढ़ने वाले, यानी कि 43 पढ़ने वाला है, 31 है, 12 है, 44 है, 28 है और 21 है, वो 12 है। सबको आपस में ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आपका आएगा 170। क्या आएगा 170, तो बस 170 ही इसका आंसर है, क्योंकि पढ़ने वाले पूछे थे ना, तो 170 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कितने व्यक्तियों को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है और ट्रैकिंग नहीं, लेकिन यानी ट्रैकिंग नहीं है, पढ़ना और साइकिलिंग। पढ़ना और साइकिलिंग किस में आता है, पढ़ना और साइकिलिंग, पढ़ना आपका त्रिभुज है और साइकिलिंग आपका गोला है। मतलब त्रिभुज और गोला दोनों देखने हैं, लेकिन क्या नहीं देखना है, आपका स्क्वायर नहीं देखना है। ठीक है, स्क्वायर को छोड़ दो, और त्रिभुज और गोला को अगर मैं देखूं
तो ओनली 31 ही ऐसा है जो त्रिभुज और गोला दोनों के अंदर है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, त्रिभुज और गोला दोनों के अंदर है लेकिन स्क्वायर नहीं है। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? 31। तो 31 कौन सा आंसर है? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कितने व्यक्तियों को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है किंतु साइकिलिंग नहीं? देखिए, ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है किंतु साइकिलिंग नहीं। ट्रैकिंग और पढ़ना, ट्रैकिंग और पढ़ना, ये आपका मतलब कि ट्रैकिंग मतलब ये बॉक्स, और पढ़ना मतलब त्रिभुज। तो त्रिभुज और वो क्या बोलता है इसको? स्क्वायर, ट्रायंगल और स्क्वायर। अब स्क्वायर और ट्रायंगल लेना है लेकिन गोला नहीं आना है इसके अंदर। तो अगर गोला नहीं आना है तो आप खुद ही देख रहे होंगे, इसमें केवल ये हमारा क्या बच रहा है? देखिए, ट्रैकिंग नहीं लेना है, ओके। अब देख सकते हो आप, इसमें केवल 28 ही हमें ऐसा दिख रहा है जो कि ट्रैकिंग भी आ गया, गोला भी आ गया। ठीक है, मतलब सॉरी, ये आपका जो है त्रिभुज भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, और गोला हमें लेना नहीं क्योंकि साइकिलिंग नहीं लेना। तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कहाँ है, ये रहा, 28 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल के स्वास्थ्य मुद्दों के प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आया? देखिए, स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में उस टाइम पे जो आया था, इसका आंसर है आपका ये एंडोसल्फान। एक्चुअली एंडोसल्फान उस टाइम पे जो है खेतों में यूज़ होता था। उस टाइम पे इस पर बैन किया गया था। किस लिए? क्योंकि ये देखा गया था कि हेल्थ कॉन्शियस से ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, हेल्थ के पर्पज़ से। तो खेतों में इसका कीट वगैरह को ख़त्म करने के लिए यूज किया जाता था, वो बंद किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। देखिए, 6 साल पहले तो 3:2 था। ठीक है, 6 साल पहले। और फिर क्या बोला है? 4 साल बाद 8:7 हो गया, और 4 साल बाद आपका 8:7 हो गया। ठीक है, फिर बोला है पी की आयु बताओ। अब एक बार बताओ, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 में 5 गया, 7 में 2 गया 5, यहाँ डिफरेंस 5 का आ रहा है। ठीक है भैया, 5 का डिफरेंस आ रहा है। वेट, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का। पेन सही नहीं चल रहा, 1 मिनट। हाँ, यहाँ आ रहा है 5 का डिफरेंस, और 3 में से 8 गया तब भी 5 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ओरिजिनल डिफरेंस कितना है? 6 और 4 10 साल का डिफरेंस है। मतलब कि 5 यूनिट की वैल्यू 10 है। कितनी है? 10 है 5 यूनिट की वैल्यू। तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू 2 होगी। यानी कि 6 साल पहले पी की एज कितनी थी? 6 साल पहले पी की एज जो है 1 यूनिट की वैल्यू 2 है ना, तो 3 दूनी 6। तो कितने? 6 साल पहले 6 थी पी की वैल्यू। तो वर्तमान में कितनी होगी? वर्तमान में 6 बढ़ जाएगी, तो वर्तमान में 6 साल और जोड़ दो, 12 साल। तो मतलब करंट में वैल्यू 12 मतलब 20 द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 अंकों की बड़ी 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है, और जब अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 45 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 अंकों का योग 9 है, तो सबसे पहली कंडीशन हम सब में चेक करते हैं। 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, 7 2 9। मतलब पहली कंडीशन से तो हमारा काम नहीं चलेगा, ऑप्शन से करते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि स्थान आपस में बदल दिया जाए तो 45 कम हो जाती है। अगर स्थान आपस में बदल दी जाए तो, और बदली हुई संख्या में पूछी हुई है, मतलब यहाँ पे बदली हुई संख्या दे रखी है। अगर मैं मानूँ 45 बदली हुई संख्या है, तो ओरिजिनल संख्या कितनी थी? 54। क्या ओरिजिनल संख्या 54 में से ये घटा के 27 क्या 45 आना है? क्या 45 आता है? नहीं आता, तो पहला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन की हम बात करूं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सेकंड ऑप्शन है 72 मतलब ओरिजिनल 27 था। ओरिजिनल क्या था आपका? 27 था। क्या 27 में से 72 घट के 45 आ जाएगा?
नहीं आएगा ना, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन की बात करूं, थर्ड ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, वेट, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है 63। क्या 63 का मतलब है ओरिजिनल संख्या 36? क्या 36 में 63 घटा के 45 आ जाएगा? नहीं आएगा ना, तो ये भी गलत। लास्ट ऑप्शन, बस लास्ट ऑप्शन एक बच गया, ये आंसर होगा। लास्ट ऑप्शन भी हम चलो चेक कर लेते हैं। क्या 27 का मतलब 72 ओरिजिनल? क्या 72 में से 27 घटा के आपका जो है 45 आता है? बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब यही आपका आंसर है डी। ठीक है, इस तरह से आप ऑप्शन से करिए तो आसान रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि कथन और निष्कर्ष का है, सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। ठीक है, ये कथन अपने दिमाग में रखिए। उसके बाद कड़ी मेहनत, ठीक है, कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा। ठीक है, आप इस कथन तो देखिए कि कथन में कौन सी चीज़ इंक्लूड है। क्या पहले वाली हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा, ऐसा कुछ है इसमें? सफलता कड़ी मेहनत नहीं, ये तो नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, अगले देखते हैं, हर सफल व्यक्ति मेहनती है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं हर सफल व्यक्ति मेहनती है, तो ये वाली कंडीशन हमें तर्कसंगत लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि मेहनत की बात करेगी कि इसमें साफ साफ बोला है कि मेहनत के बिना सफलता हासिल ही नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जितने भी सफल व्यक्ति है वो मेहनती तो होंगे ही होंगे, तो इसलिए जो सेकंड है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर जो है बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी संख्या, सॉरी, कौन सा इसमें क्रम सही है। देखिए, फ्रैक्शन को अरेंज करने के लिए थोड़ा सा लेंथी जरूर है। ठीक है, कैलकुलेटिव है, अपने आप करिए। बस मैं तरीका बता देता हूँ। इसमें तरीका क्या करना है, आपको कोई भी पहले वाला ऑप्शन उठा लीजिए। ठीक है, उठाने के बाद आप क्या करिए, इसमें से दो दो के जोड़े बना लो। ठीक है, ये दो को अलग ले लिया, बाद के दो को अलग ले लिया। उसके बाद इन दोनों में देखो कौन सा बड़ा है। कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखो, फिर जो आएगा उसमें दोनों में देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे आपका सबसे बड़ा निकल जाएगा। फिर आप सबसे छोटा निकालना। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा जिसके साथ मैच कर जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं करना है, केवल दो निकालने, सबसे बड़ा सबसे छोटा, और आपका आंसर इसमें मैच हो जाएगा। तो आंसर आएगा आपका बी, ए नहीं बी, सी नहीं बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दों की पथरी के निर्माण। देखिए इसका सीधा सा आंसर है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कैल्शियम जो ऑक्जिलेट होता है वो जो हमारी गुर्दों में पथरी बन जाती है, वो पथरी जो है इसी कैल्शियम की बनी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं। देखिए स्वाद कलिकाएं वे होती हैं कि हमारे जीभ को स्वाद का पता लगता है ना, वे जो कलिकाएं होती है उन्हीं के कारण पता लगता है। ठीक है, और वे कलिकाएं होती हैं 2000 से 8000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित में से किसमें स्थित है। देखिए सफ़ेद रेगिस्तान गुजरात में है। ठीक है, देखिए गुजरात में एक जगह है। ठीक है, उस जगह का नाम है कच्छ का रण। ठीक है, उसमें लगभग 16 किलोमीटर का पूरा एरिया ऐसा है जो कि पूरे में नमक ही नमक है। ठीक है, इसलिए उसको सफ़ेद रेगिस्तान बोला जाता है। क्योंकि सफ़ेद रेगिस्तान क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नमक क्या होता है, नमक सफ़ेद होता है। तो वहाँ पे पूरे 16 किलोमीटर तक क्या है, नमक ही नमक है, और वो टूरिज़्म के लिए भी बहुत फेमस जगह है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है गुजरात हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसके शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और जबकि नवजात के में कितनी होती हैं? 3.5। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें देखो आप 55 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 और 3 बार, और कोई सी संख्या आपकी 3 बार रिपीट नहीं हो रही है। तो आंसर इसका क्या हो गया आपका 55। 55 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है 3740 को 3 भागों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि पहले का आधा, दूसरे का तिहाई भाग और तीसरे का छठा भाग आपस में बराबर है। देखिए क्या बोला है, मान लेते हैं 3 है। ठीक है, ABC। तो पहले का आधा,
बराबर है दूसरे का तिहाई। देखिए क्वेश्चन देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको इसी तरीके से करने हैं ये। और क्या, तीसरे का छठा। ठीक है, इसका मतलब हमारा ए बी सी का रेशियो आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया आपका 2:3:6। बस रेशियो निकल गया ना। तो अब पूछा है कि 3740 को भागा मतलब 3 भाग में बांटा था, इसका मतलब इन तीनों का सम जो है 3740 के बराबर है। तो 6 3 9 और 2 11, यानी कि 11 बराबर है 3740 के। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है आपका इस तरह विभाजित किया जाता है कि आपस में बराबर हों। अच्छा, तीनों की वैल्यू पूछेगी, तीनों की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखिए 11 किसके बराबर है 3740 के। ठीक है, तो अब आप एक बार बताओ, तो एक वैल्यू किसके बराबर होगी, 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 11 या 33, 33 और 4 आगे 11 चौक 44, 340 आगे एक की वैल्यू। तो क्या करोगे भैया, इस भी एक की वैल्यू 340 है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी 340 में हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, देखिए करते हैं मल्टीप्लाई। 11 वेट ये है आपका 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 340 में, तो ये आएगा आपका 0 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 680। तो 680 तो केवल एक ही ऑप्शन मारा है सी में, तो इसका सी इज़ द राइट आंसर। ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उपयुक्त सेट चुनिए। मैंने आपको बताया था इस तरीके का क्वेश्चन आप ऑप्शन से करोगे। ठीक है, आप एक बात बताओ कि इसमें कहाँ पर डिवाइडेशन रखूँ, कहाँ पर डिवाइड रखूँ कि जो कट जाए आपस में। नहीं, यहाँ पे भी डिवाइडेशन नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पे भी आपस में नहीं कटेगा। यहाँ पर भी नहीं चल सकता, 3 और 19 के बीच में भी चल सकता है, यहाँ भी नहीं चल सकता, और यहाँ पे चल सकता है, हाँ यहाँ पे चल सकता है क्योंकि 3 9 27 9 बार कट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भाग चल सकती है। तो अब देखो पहले नंबर भाग कौन से में है, पहले नंबर भाग पर भाग तो कोई से में भी नहीं है, इसका मतलब कि पहले नंबर पर भाग कोई से में नहीं है और इन दोनों जगह भाग आ नहीं सकती, मतलब वही आंसर होगा जिसमें भाग ना हो। इसमें भाग अवेलेबल है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें भाग अवेलेबल है ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें भाग अवेलेबल है ये भी आंसर नहीं होगा, तो डी इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि सोल्व करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे करना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 पे देखिए 21 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। देखिए जो वर्ड प्रोसेसर होता है, वर्ड प्रोसेसर में हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, जो हम काम जो है ना, जो लेटर वगैरह चीज़ें लिखते हैं वो चीज़ें वहाँ पर टाइप करके लिख सकते हैं, वो भी कम टाइम में। इस चीज़ में यूज़ होता है इसका। लेकिन जो एक्सेल है ना वो दूसरी चीज़ है, वो इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 क्या है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911, क्योंकि आपको पता है कि 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। ठीक है, में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था, उनकी याद में जो बनाया गया था वो बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं 23 क्या है, 23 है आपका, वेट इसको मिटा दूँ, हाँ कि 50 प्लस पॉइंट, इसको आप करो सोल्व। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई 20 पंजे 100 10 आ जाएगा, और 50 और 10 कितने हो जाएंगे 60, और 60 बटे 0.7। ठीक है, जब आप इसको करोगे सोल्व तो ये आपका 85.71 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 24 क्या है, 24 में है, यदि MENTOR को NV, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, आप देखिए M का उल्टा N होता है, E का उल्टा V होता है, N का उल्टा M होता है, तो मतलब उल्टे वाले आंसर हैं। और P का उल्टा क्या होता है, P का उल्टा क्या होता है K, तो K कौन से ऑप्शन में है,
के इसमें भी है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, तो तीनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। उसके बाद आर का उल्टा क्या होता है? आर का उल्टा होता है आई। तो आई देखिए, आई इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये तो गया, और इसमें भी है। ठीक है, तो बी और डी में से कोई सा आंसर हो सकता है। उसके बाद ओ का उल्टा क्या होता है? ओ का उल्टा होता है एल। एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, अब भी कोई से भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ओ का उल्टा हो गया। अब देखते हैं एफ का उल्टा। किसका? एफ का उल्टा। एफ का उल्टा होता है आपका यू। अब देखिए यू इसमें है, इसमें नहीं है, तो डी गया, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन से क्वेश्चन करने हैं। सारा नहीं निकालना है, जहाँ पे आंसर आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि यदि प्लस को गुना माइनस को ये कर दें तो आपका जो है कौन से वाला आंसर आएगा। देखिए इस कैलकुलेशन को करते हैं। 36 क्या बोला है? माइनस की जगह क्या कर दें? माइनस की जगह डिवाइड। ठीक है, माइनस की जगह आपका डिवाइड कर दें 4, प्लस की जगह आपका मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई की जगह प्लस मल्टी सॉरी यहाँ पे था प्लस, हाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे बोला है मल्टीप्लाई। उसके बाद 7, और यहाँ पे क्या बोला है? मल्टीप्लाई की जगह आप प्लस कर दो 8। ठीक है, करिए सोल्व। अब 4 से इसको काटोगे, 4 निम 36, 9 और 9 सते 63, और 63 और 8 कितने होते हैं? 71। तो 71 मतलब बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको पता है मुगल साम्राज्य बाबर के द्वारा बनाया गया था। कल मैंने आपको बताया था कि 1526 में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर हम जो है इस पे मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, तो बाबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 27। 27 क्या है? पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्प में से संबंधित जोड़ी को चुनें। ठीक है, जैसे सोल्जर आर्मी में होते हैं, ठीक है, उसी तरह म्यूजिशियंस क्या में होते हैं? म्यूजिशियंस आपके बैंड में होते हैं। ठीक है, तो बैंड है आपका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने का कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? ठीक है, कौन सा है यो? हेलियोसेंट्रिज्म। हेलियोसेंट्रिज्म। अब इसका सही आंसर है आपका गैलीलियो गैलीली। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एक डायरेक्ट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम बताओ। ठीक है, जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम पूछा है, तो उसका नाम है एप्पल। ठीक है, और आर्यभट्ट की बात करूँ तो आर्यभट्ट हमारा जो है सबसे पहला सैटेलाइट है जो हमने प्रक्षेपित किया था। ठीक है, ये भारत द्वारा बना हुआ सबसे पहला। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किसके अधिनियम का उल्लेख करता है? देखो आपको पता है कि 21A शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और ये ऐड हुआ था उसमें से कि शिक्षा का अधिकार दिया गया था। पहले क्या होता था कि ये जो है नीति जो डीपीएसपी होते हैं, डीपीएसपी में लिखा हुआ था, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि 14 साल की जो आपके 5 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, और फिर क्या हुआ था ये वहाँ से उठा के ला के 21A में रख दिया गया था। 21A में रख दिया गया था, तो ये शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है। और वहाँ पे क्या कर दिया गया था, जब वहाँ से हट गया था तो वहाँ पे कर दिया गया था कि उससे कम वाले बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? देखिए शांति के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार अगर यहाँ भारतीय आ गया है तो कैलाश सत्यार्थी हैं। वैसे दोनों को मिला था, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई कहाँ की है? पाकिस्तान की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से में से कौन सा असत्य है। ध्वनि तरंगे, देखिए ध्वनि तरंगे जो हैं, अगर मैं ध्वनि तरंगे की बात करूँ, ध्वनिक तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे होती हैं। यहाँ पे असत्य बताने हैं, विद्युत तरंगे नहीं होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगे होती हैं, विद्युत तरंगे नहीं होती हैं। तो जो नहीं होते वही बताना है, क्योंकि असत्य बताना था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो ये यांत्रिक तरंगे क्यों हैं, क्योंकि इनको क्या किसकी ज़रूरत होती है, उसकी माध्यम की, मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि इनको माध्यम की ज़रूरत होती है। और ध्वनिक तरंगे जो हैं वायु में, गैसों में अनुदैर्ध्य के रूप में होती हैं। और अगर मैं बात करूँ ठोस द्रव में, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 33 क्वेश्चन क्या है कि कुछ फल सब्जियां हैं। तो कुछ फल मतलब फ्रूट क्या है, वेजिटेबल हैं। ओके, और सभी वेजिटेबल आपकी प्लांट हैं। सभी वेजिटेबल क्या हैं, प्लांट हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि बाहर से अंदर की ओर जाओगे तो आपका ओनली कुछ सही होगा, और जब अंदर से बाहर की ओर जाओगे कुछ और सभी दोनों सही होंगे। अब बोला है कुछ पौधे सब्जियां हैं। कुछ पौधे मतलब कुछ प्लांट वेजिटेबल हैं। प्लांट ये रहा सबसे बाहर और वेजिटेबल रहा बीच में। तो फिर अब हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं और कुछ है, तो कुछ तो सही होता है, इसका मतलब पहले वाला आपका सही है। ठीक है, तो पहले वाला आपका सही है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि कुछ फल पौधे हैं। फल पौधे, फल मतलब ये रहा और पौधे मतलब ये रहे। अब बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, और बाहर से अंदर की ओर मैंने क्या बोला था, बाहर से अंदर की ओर कुछ और सभी दोनों सही होते हैं। यहाँ पे कुछ है तो मतलब सेकंड कंडीशन भी सही है। तो जब फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सही है तो ऑप्शन होगा इसका सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्कसंगत हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। देखिए जो लाइट बल्ब का मतलब जो घरों में जलते हैं वो वाला, ठीक है, उसका होता है टंगस्टन, बहुत फेमस है। और टंगस्टन का मैं मेल्टिंग पॉइंट बता देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊपर होता है, कितना होता है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा रूप से याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि ये क्वेश्चन आपने देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट में भी आया हुआ था। 8019 को 11 से विभाजित हो जाती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या r की वैल्यू बताइए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि r से विभाजित होने के लिए संख्या की दो ही कंडीशन होती हैं, या तो उसके इवन और ओड का जो डिफरेंस है 0 आए, या फिर 11 का मल्टीपल आए। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम 0 वाली कंडीशन से चेक करते हैं। r+1 में से यदि 0+9 को घटाएं, वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब r 1 - 9 हो जाएगा -8, 0, मतलब r की वैल्यू 8 होनी चाहिए। क्या r की वैल्यू 8 ऑप्शन में है? हाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर 8 ऑप्शन में नहीं होता ना, तो फिर हम चेक करते इसको, यहाँ पर r - 8 = 11 रख के, और फिर r की वैल्यू निकलती 18, तो वो आंसर होता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 मीटर और 20 मीटर के दो खंबे सीधे खड़े हुए हैं, उनके बीच की दूरी 12 है, और उनके ऊपर छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिए कैसे, ये रहा 15 मीटर और ये रहा 20 मीटर। ठीक है, उनके बीच की दूरी बोल दी कितनी, 12 है। और क्या पूछा है, ये वाली डिस्टेंस, सॉरी, आपकी जो है कौन से वाली डिस्टेंस पूछी है, ये वाली डिस्टेंस पूछी है, कितनी होगी ये वाली, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 12, और ये वाली भी आपको दे रखी है 12, टोटल कितनी है, 20 है, और ये वाली भी दे रखी है 15 है। जब 15 है, ये 20 है, तो ये ऑटोमेटिक कितनी हो गई, 5 हो गई। और अगर ये 5 हो गई, ये 12, 5, तो ये 13 हो जाएगी, ट्रिपलेट है। तो बस 13 इज़ द राइट आंसर, सी हो जाएगा। और वैसे भी आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो, वैसे ट्रिपलेट है, आपको याद होना चाहिए कि 5, 12, 13 ट्रिपलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेट स्टेडियम बनवाया था। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर है, इसको आपको जो है ना, ये स्टैटिक जीके का डायरेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर बदल जाती है। वो आपकी जो है ये भी स्टैटिक जीके का डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का जो जनरल साइंस का, ये आपका जो है ब्रोमीन। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंजिल पर दो पंक्तियां में 6 फ्लैट हैं, मतलब दो पंक्ति हैं, दो लाइन है, उनमें 6 फ्लैट है, जिसमें 3 उत्तर की ओर हैं और 3 आपके दक्षिण कहाँ देखिए, हाँ 3 आपके दक्षिण की ओर हैं। ओके, 3 उत्तर की ओर 3 दक्षिण की ओर हैं। फ्लैट अरुण अरुण विश्वज्योति, चित्रा, डोरेक, इवान और फातिमा के बीच आवंटित किए जाते हैं। विश्वज्योत को उत्तर का फ्लैट। ओके 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 ओके, चलिए इन कंडीशन को देखते देखते हम जो है इसका डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक जो क्वेश्चन होगा ही नहीं है। ये रहे आपके जो है उत्तर वाले फ्लैट 3 और ये रहे आपके दक्षिण वाले फ्लैट। कंडीशन क्या क्या दी हुई है, ठीक है, ये आपका उत्तर मतलब जो है नॉर्थ हो गया और ये दक्षिण मतलब साउथ हो गया। ओके, फ्लैट अरुण ज्योति विश्वज्योति में आवंटित किया जाता है। विश्वज्योत मतलब वी मान लो को उत्तर का फ्लैट मिलता है, मतलब उत्तर की तरफ हमें विश्वज्योत लिखना है। आप वैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लीजिए वी है, ठीक है। उसके बाद वह डोरेक के बगल में नहीं है, मतलब डोरेक यहाँ पे नहीं आ सकता, सेकंड नंबर पे इसके बराबर में नहीं आ सकता डोरेक, ये बात दिमाग में रखिए। डोरेक और फातिमा को तिरछे फ्लैट मिलते हैं और चित्रा फातिमा के बगल में है और दक्षिण की ओर का फ्लैट मिलता है, मतलब कि चित्रा को और फातिमा को दक्षिण का मिलता है। और फातिमा क्या है, फातिमा जो है ये दिया हुआ है, ये वाली कंडीशन कि डोरेक के बगल में नहीं है। विश्वज्योत, एक मिनट थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये दिया हुआ है डोरेक फातिमा के तिरछे विपरीत है और फातिमा जो है दक्षिण में है। दक्षिण में है तो मतलब कि सीधी सी बात है, विपरीत होने का मतलब है डोरेक आपका उत्तर में हो और डोरेक यहाँ पे नहीं हो सकता सेकंड कंडीशन पे, तो डोरेक यहाँ पे होगा। बस निकल गया, डोरेक निकल गया। उसके बाद चित्रा और फातिमा के बगल में है, चित्रा फातिमा बगल में है। अगर मैं मान लूँ चित्रा फातिमा बगल में है और डोरेक के विपरीत में है फातिमा, तो फातिमा कहाँ हुई, फातिमा लास्ट में हो जाएगी। फिर तो फातिमा कहाँ हो जाएगी, फातिमा लास्ट में, फातिमा यहाँ हो जाएगी। और इसके बगल में कौन बोली है, इसके बगल में बोला है चित्रा, तो मतलब चित्रा यहाँ पे हो जाएगी। ओके, सारे हो गए। फिर है ईवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है, ईवान को उत्तर का, तो ईवान यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एक ही बंदा बच गया जिसका नाम है अरुण, तो मतलब अरुण आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम बन गया, तो डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब फटाफट कवर कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, वास्तव में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। एक बार डायग्राम में यहीं पे बना लेता हूँ, 1 2 3 2 3, क्या क्या आया था हमारा, ये थी फातिमा, चित्रा, अरुण और ये था आपका विश्वज्योत करके था कुछ नाम, ये आपका ईवान था यहाँ पे और यहाँ पे आपका डेरेक था, डेरेक। अब देख लो डेरेक और ईवान, डेरेक ईवान तो आपके बराबर बराबर हैं, तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता। सेकंड फातिमा और चित्रा, फातिमा और चित्रा ये भी बराबर बराबर हैं, तो ये भी आंसर हो सकता है। ईवान और चित्रा, ईवान और चित्रा, हाँ ये दोनों विपरीत हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लोगों को दक्षिण वाले फ्लैट मिलते हैं। दक्षिण वाले फ्लैट मिले हुए हैं फातिमा, चित्रा और अरुण को। फातिमा, चित्रा और अरुण, कौन सा ऑप्शन है, फातिमा, चित्रा और अरुण, ए ही है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डोरेक और फातिमा के सिवाय कौन सी अन्य जोड़ी एक दूसरे के तिरछे विपरीत हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, अरुण और विश्वज्योत, अरुण और विश्वज्योत। अरुण तो आपका ये रहा और विश्वज्योत ये रहा, दोनों तिरछे हैं, तो मतलब यही सही आंसर है इसका, तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है। इसका सीधा सीधा आंसर है ब्रीडिंग मुकुलन द्वारा ये करता है एनिलिडो। एनिलिडो होता है क्या आपका, एनिलिडो होता है वो जो रेंग के चलता है, केचुआ, ठीक है। एनिलिडो क्या होता है आपका, केचुआ होता है जो रेंग के चलता है, ठीक है, मिट्टी में, गीली मिट्टी में अपना जो है रेंग के चलता है। ये आपका आंसर हो गया डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था? ठीक है, ये आपका डायरेक्ट आंसर है, इसका कोई वो नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करनी है इसमें, व्लादिमीर द ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 63 वर्ग यूनिट है। दो समानांतर DE और FG को इस प्रकार से खींची जाती है, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको दिख जाएगा, खींची जाती है कि AB और AC को 3 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो चतुर्भुज DEFG का क्षेत्रफल, देखिए मैंने आपको जो है ना ये क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए मैंने साथ में एक वो लगा दिया इसमें पिक, वेट, देखिए इसको जो है थोड़ा सा त्रिभुज ABC है, ठीक है, त्रिभुज ABC ये रहा, ये मैं आपके सामने बना रखा है त्रिभुज ABC, ठीक है। और त्रिभुज ABC के बाद क्या बोला है, ये 63 वर्ग यूनिट है, और क्या बोला है, दो समानांतर रेखाएं DE और FG इस प्रकार खींची जाती हैं। ये देखो इसमें ये रहा त्रिभुज ABC आपके सामने बना हुआ, ठीक है, और ये दो समानांतर रेखाएं खींची हुई हैं इसमें, देख रहे होंगे आप, ठीक है, कि ये आपको बराबर बराबर भागों में बांट रही है, AB और AC को 3 बराबर भागों में विभाजित करती है। फिर चतुर्भुज जो आपका बीच का चतुर्भुज बन गया ना ये वाला, ठीक है, मतलब अगर मैं फिगर में बताऊं तो ये वाला, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो क्वेश्चन आप ऐसे समझ सकते हो कुछ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका निकालना है क्षेत्रफल, फिर इस ऊपर वाले का निकालना है, और फिर आपको बड़े वाले में से मतलब AFG में से ADE घटा दो तो आपका जो है ना बीच का निकल जाएगा। ये आपका क्लू था क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हमने कैसे किया है ये, देखिए कैसे किया है। मैं आपको बताया कि जो एरिया होता है ना ट्रायंगल का, ये मैंने आपको जो है ना ये प्रॉपर्टी कल भी समझाई थी, जो एरिया है ट्रायंगल का एरिया वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द साइड के, ठीक है। तो मतलब आप पढ़ते, मैं आप जो है फिगर में देख, जो मैंने आपको चित्र साथ में लगाया हुआ है सोल्व करने के बाद, ठीक है, उसको साथ साथ देखते रहिए। तो जो त्रिभुज ABC है वो प्रोपोर्शनल होगा ADB के, कंसाइडर सिमिलर, और सिमिलर होंगे, बराबर नहीं मतलब सिमिलर होंगे, समरूप त्रिभुज आपने नाम सुना होगा, तो एक दूसरे के समरूप हैं ADE और ABC, ठीक है। उसके बाद देखिए आप इसमें देखिए क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुज में देखिए जो AD है और AB है, ठीक है, जब मैंने ऊपर वाला और नीचे वो बड़े वाला त्रिभुज और ADE वाला त्रिभुज दोनों को क्या बोल दिया, सिमिलर बोल दिया, तो उसके अनुसार AD अपॉन AB बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1/3 क्यों है, 1/3 इसलिए है क्योंकि हमने भी बताया कि जो D और E है वो AB को 3 बराबर भागों में बांट रहा है, तो 3 बराबर भागों में बांट रहा है, तो मतलब जो AD होगा वो तिहाई हिस्सा होगा ना AB का, तो AD अपॉन AB इक्वल टू 1/3, और AF क्या होगा, AF इसका 2/3 हिस्सा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC बराबर किसका होगा, भुजाओं के स्क्वायर के, वो बात मैंने आपको ऊपर पहले बोल दी, ठीक है। उसके बाद ADE का एरिया यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि हमें ABC का एरिया पता है और AD अपॉन AB पता है, तो वहाँ से आपका एरिया आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7। फिर क्या करना है, फिर दूसरे वाला त्रिभुज लो, कौन से वाला, दूसरे वाला कौन सा, AFG लो और ABC लो, इन दो त्रिभुजों को लो। जब इन दो त्रिभुजों को लोगे फिर ABC का एरिया हमें पता है और इसका पता है 2/3 AF अपॉन AB, तो वहाँ से निकल जाएगा 2 दूनी 4, 3 3 9, 4/9, तो यहाँ से एरिया ऑफ AFG निकल जाएगा। एरिया ऑफ AFG क्या आएगा यहाँ से आएगा आपका 28। अब बड़े वाला एरिया 28 आ गया, मैंने आपको क्या बताया था कि एरिया दोनों आपस में घटना है, तो बड़े वाला एरिया क्या आ गया 28 आ गया, और छोटे वाला एरिया क्या, 1 मिनट, देखिए बड़े वाला एरिया क्या आ गया 28 आ गया, ये वाला एरिया आपका 28 आ गया, और छोटे वाला एरिया क्या आ गया, ये आ गया आपका 7, ठीक है। तो 28 में से 7 गए, कितना आ गया 7, तो इसका मतलब आपका जो बीच का चतुर्भुज है उसका एरिया 7 आ गया, नहीं 7 नहीं सॉरी 21 में से 28 में 7 गए 21 आ गया, वेट क्या आ गया 21,
तो 21 इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C12H22O11। इसका पूछा है कि यो किसका फॉर्मूला है। तो ये आपका चीनी का है। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, जो शिफ्ट वन का पेपर कराया था ना, उसमें बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है। ठीक है, वो है आपका प्यादा। प्यादा बिल्कुल सीधा चलता है, एक बार में एक पॉइंट चलता है, और फिर जब मारता है तो तिरछा मारता है। घोड़े की बात करूं तो घोड़ा 2.5 चाल चलता है। हाथी की बात करें तो हाथी बिल्कुल सीधा चलता है। बिशप मतलब ऊँट, ऊँट जो है तिरछा चलता है और तिरछा ही मार करता है। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट करते हैं बात। नेक्स्ट आपका 47 में है जब कंप्यूटर का स्विच ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सीधा सा बात है कि उस प्रक्रिया को हम बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। उसके बाद क्या है, हाँ रिलेशन बताना है। डॉग, देखिए डॉग का जो घर होता है उसको कैनल बोलते हैं। इसी तरह बी मतलब मधुमक्खी, तो मधुमक्खी के जो छत्ता होता है मधुमक्खी के छत्ते को हाई बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट ने 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपके, डेनिस टिटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो यह ₹7 अधिक में बिकता है, तो 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी कराऊंगा तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ आसान है। देखिए मान लीजिए आप CP 100 रुपये है। ठीक है, पहले वाला, और 10% का लाभ। जब CP 100 है, 10% के लाभ पर बेचा, मतलब SP कितना 110। ओके, उसके बाद यदि क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए, मतलब यदि CP को 5% कम का मतलब 95, यदि CP वेट कितना हो जाए 95 कर दिया जाए तो फिर SP 7 रुपये बढ़ जाता है, 7 रुपये अधिक में बिकता है, और क्या बोला है 20% का लाभ होता है। अब 20% का लाभ होता है, तो 20% के लाभ का मतलब SP जो है 95 का कितना होगा 120% होगा, और 95 का 120% आता है आपका 114, तो मतलब SP 114 होगा। और पहले ही बोला है कि जो SP है पहले वाले से कितना जाए 7 ज़्यादा है, और यहाँ पे कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 4 ज़्यादा है, मतलब कि सीधा सीधा 4 की वैल्यू 7 है। देखो थोड़ा मिटा के कराता हूँ, यानी कि सीधा सीधा बोला है कि 4 की वैल्यू 7 है। अब पूछा क्या है, पूछा है हमारे पे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू होगी 100/4 गुना 7। 100/4 का मतलब 25, और 25 सतह कितने होते हैं 175, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 51 है निम्नलिखित में से उस भिन्न को चुनिए। भिन्न मतलब डिफरेंस को चुनिए। देखिए एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा और पीतल, इन चारों में केवल यही है जो मिश्र धातु है। मिश्र धातु की वो भी किस किस की मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक की। ठीक है, ये कितना है 70%, और ये कितना है आपका 30%। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये, इसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए आप, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 2/7 और 3/5 इसको सॉल्व करोगे तो 7 पंजे 35, 35 इसमें भी आएगा LCM, और 35 इसमें भी LCM आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, और 10 और 21 डायरेक्ट जोड़ते हैं यार, इतना टाइम तो लगाते ही नहीं है। ठीक है, वेट, यस, हाँ डायरेक्ट जोड़ोगे तो आएगा 5 दूनी 10 और 7 21, क्या आ गया 31, 31 और 10 21 और 10 31/35, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35, यहाँ पे 35 ऊपर पहुँचा दो, और ये आपका 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 और 14 और 10 कितना हो जाएगा 24। 35 से 35 कटेगा, मतलब 31/24 आंसर है। 31/24 कौन से में है, 31/24 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है, विक्रम साराभाई जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 54 कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर खड़ी टिकी है, यह ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी से दीवार की ऊंचाई बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे। ये रही सीढ़ी, ये रही दीवार, ठीक है, और ये रही आपकी इनकी दूरी बीच की। क्या बोला है, सीढ़ी की है 20 मीटर है, और जो एंगल बनाती है ज़मीन से 30 डिग्री बनाती है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगा दो, साइन 30 क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, मतलब सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मतलब है आपका ये हाइट बटे हाइपोटेन्यूस, कितना है 20, मतलब कि ये तो हमें निकालना है बटे 20। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, तो हाफ का मतलब, और हाफ होती है तो 20 में गुना करोगे हाफ की तो आ जाएगा 10, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। और 10 कौन सा ऑप्शन में है, ये रहा ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे। देखिए राष्ट्रीय गान के रचयिता थोड़ा सा ये जो है गलत आ रहा है, ये आंसर की गलत आ गई। इसमें जो राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता तो थे रविंद्रनाथ टैगोर, और जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत के थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी थे किसके, राष्ट्रीय गीत के, न कि राष्ट्रीय गान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, कितने रुपये में खरीदा, 1600 रुपये में खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया, मतलब कि कॉस्ट प्राइस आपका 1600 है, और एसपी सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 10% के लाभ पर, मतलब कि 1600 का 110% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और ये मल्टीप्लाई करके आ जाए आपका 1760, मतलब कि 1760 आपके सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब देखिए याद रखिए बस 1760 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। देखिए 1760 सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है, 10% रेशियो है ना, वो 10% का हुआ है ना प्रॉफिट 110% के, तो 1840 में बोला है बेचा जाता है, तो 1840 किसके बराबर होगा, 1840 अपॉन 1760 मल्टीप्लाई 110। जब सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 115। अब 110 था और ये हो गया कितना 115, कितना परसेंट बढ़ा, 5%। यही तो पूछा है कि कितने परसेंट बढ़ जाता है, तो 5% इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका जो है ये आ जाएगा 16.512। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है। देखिए यूनिक्स की बात करूँ तो यूनिक्स से आपका जो है यूनिक्स है आपका बेल से याद होता है, बेल से मेरी याद है, मतलब यूनिक्स बेल लेबोरेटरीज़ का है। बात करें माइक्रोसॉफ्ट के आपको पता ही है, विंडो वगैरह आते हैं, विंडो 7, विंडो एक्सपी वगैरह वगैरह यही है। ठीक है, एप्पल की बात करूँ तो एप्पल के आपके मैक के नाम से आते हैं MEC। ठीक है, बात करें मोटरोला तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है इसका किसका, एंड्रॉयड का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज का परिमाप 200 है, परिमाप 200 है, यदि उसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 अधिक है। हाँ ठीक है, दो भुजाएं बराबर हैं, मान लिया जो भुजाएं बराबर हैं उनमें से एक की वैल्यू x है, ठीक है, तो दूसरे की भी x, और तीसरे की इससे 20 अधिक है, तो तीसरे की x + 20 है। क्या पूछा है कि त्रिभुज का परिमाप 200 है, मतलब सबको जोड़ के 200 आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 3x + 20 = 200। तो जब इसको करोगे इसमें से 200 में से 20 गई 180, और 3 × 18, तो x की वैल्यू आपकी जो है यहाँ से 3 × 18 60 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 60 आ जाएगी तो इसने पूछा है कि इसकी वैल्यू, जो तीसरी भुजा उसकी वैल्यू, तीसरी भुजा 20 अधिक है x है, तो 60 और 20 80, तो 80 इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि प्रथम
12 के प्रथम 20 गुणक, 12 के प्रथम 20 गुणक। आपको पता है कल एक क्वेश्चन आया था कि 8 के प्रथम 20 गुणक, ठीक है, और आज क्वेश्चन आ रहा है 12 के प्रथम 20 गुणक, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, कल ही बताया था। क्या करो, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का रेशियो वो निकाल के, औसत निकाल के। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का औसत निकालना है तो 1 + 20 कर दो बटे 2 कर दो, 1 + 20 बटे 2, 2 छिंग 12 6, और ये क्या आएगा 21, 21 छिके आपका जो है 126, तो ये आपका 126 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स है, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है। थोड़ा सा इसको जो है ना, इसके डायग्राम को आप जो है माइंड में इमेजिन करिए। जब माइंड में इमेजिन करोगे तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक निकाल पाओगे। क्या है, एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स है और 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। बाहरी आयाम इस प्रकार है कि लंबाई 22 है। देखिए लंबाई 22 है और 1 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है, बाहर का दे रखा है, तो अंदर का क्या होगी, अंदर की लंबाई आपकी ऑटोमेटिकली है 2 सेंट कितने, वेट, ऑटोमेटिकली क्या है आपकी 2 कम हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी, मतलब 22 - 2 का मतलब 20 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब लंबाई आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि लेंथ इसकी 20 हो जाएगी, लेंथ 20। उसके बाद क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई 17 है, तो चौड़ाई भी आपकी जो है ना, मतलब ब्रेथ भी आपकी जो है 2 कम हो जाएगी, मतलब 15 हो जाएगी। और ऊंचाई, ऊंचाई भी ऑटोमेटिक 2 कम हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। सीमेंट को पूरी तरह भरा जाता है तो सीमेंट की मात्रा, सीमेंट की मात्रा कितनी होगी, सीमेंट की मात्रा उतनी होगी जितना इसका वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, तो LBH लगा दो इसमें फॉर्मूला। LBH लगाओगे तो 20 गुना 15 गुना 10 करोगे, 20 गुना 15 गुना 10 करिए, 15 दूनी 30, 300, 300 गुना 10 3000, तो इसका आंसर आ जाएगा B। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा है। सभी को पता है 3:2 है, ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63। देखिए 63 क्या है, 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा के हेरफेर किया जिसकी वजह से CEO मार्टिन को इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। ये 2015 का मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का, तो आजकल के टाइम में तो आएगा नहीं, इसका फिर भी याद करना चाहते हो तो वॉक्सवैगन है। नेक्स्ट है आपका 2013 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला, ठीक है, पहली महिला कौन थी दक्षिण कोरिया की जो 2013 में चुनी गई थी, वो है आपकी पार्क ग्यून है, ठीक है, डायरेक्ट है, इसका कोई वो नहीं है इसमें सोचने वाली बात। नेक्स्ट है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट है जहाँ पर जिसकी सतह, देखिए हार्ड कोर्ट की सतह होती है कंक्रीट, एक होता है क्ले कोर्ट उसकी मिट्टी होती है, एक होता है ग्रास कोर्ट, ग्रास कोर्ट पे घास होती है, और जो होता है कारपेट कोर्ट उस पर कारपेट होती है, ठीक है, क्ले पे मिट्टी होती है। तो आपका कंक्रीट हो गया हार्ड वाला। चारों मैंने आपको बता दिए, 4 तरह के कोर्ट होते हैं इसमें। उसके बाद है 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करें, MDS तो नाम सुना होगा ना, ठीक है, मतलब 30 गुना 5 गुना 16 = 40 × 6 × निकालने हैं दिन, ठीक है, MDH = MDH। तो यहाँ पे कटिंग फिटिंग करोगे आप, ठीक है, 3 दूनी 6 2, उसके बाद 2 से इसको काटो, 2 × 16 8, ठीक है, फिर 4 दूनी 8 2 और 5 दूनी 10, 10 आंसर आ गया, मतलब B आंसर है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, राम ने कहा सीता मेरे परदादा, राम ने कहा सीता मेरे परदादा। इमेजिन करिए यार, इतना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। राम ने कहा कि सीता मेरे परदादा, मेरे परदादा मतलब कि राम के फादर के फादर, राम के फादर के फादर, फादर के फादर की एकलौते बेटे, एकलौता बेटा, तो इसके फादर ही होंगे फिर तो, ठीक है, कि बेटे की बहू, एकलौते बेटे की बहू, एकलौते बेटे की बहू, इसका मतलब इसकी क्या होगी, इसका मतलब है इसकी क्या होगी, क्या बोलते हैं, मदर, मदर मतलब माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लस की जगह गुना, गुना की जगह भाग, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी होती है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है, इतना इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लिखिए 17
और क्या बोला है, प्लस की जगह गुना, तो 17 गुना 6। फिर क्या बोला है, गुना की जगह प्लस, तो प्लस 13। उसके बाद क्या बोला है, भाग की जगह माइनस, तो -8 करोगे तो 17 छिक्के 102, 102 और 13 आ गया आपका 115, और 115 में से 8 गए 107, तो 107 इसका सही आंसर आ गया। तो 20 सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका माध्यिका निकालिए। माध्यिका निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, इस सबसे पहले इसको क्या करो, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो क्या आएगा, 31, फिर 53, फिर 55, फिर 56, फिर 59, फिर 61 और फिर क्या 69। फिर मैंने क्या बोला था, समय विषम, ये देखो समय विषम, 3 और 3 6 एक साथ विषम है, तो लास्ट के 3 और ये 3 छोड़ दो, बीच की जो संख्या है वही आंसर होगा, 56 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। देखिए लाल ऐसा होता है जिसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, और बैंगनी की सबसे ज़्यादा होती है, तो लाल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, दो संख्याओं का HCF और LCM 3 और इतना है। ठीक है, एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें थोड़ा सा आंसर गलत दिया हुआ है, मेरे अनुसार क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, HCF गुना LCM इजिकल टू क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जब दूसरी संख्या निकालोगे इसको कैलकुलेशन करके 70 आती है, और 70 ऑप्शन में भी नहीं है, तो आप देख लेना 70 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कथन निष्कर्ष का है, हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधा घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली संबंधी बीमारियों में कम ग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। पहला निष्कर्ष है, स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ऊपर बोली है ये बात। उसके बाद, वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या व्यायाम शामिल नहीं है वे जीवन शैली में बीमारी से ग्रस्त होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि शैली की व्यायाम नहीं होगा तो बीमारी से ग्रस्त होगा, ऐसा नहीं लिखा है ऊपर, तो इसका मतलब दूसरे वाला गलत है, और पहले वाला सही में है, केवल ए में ही है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी आपका कथन निष्कर्ष का है, भारत में कुछ टीयर टू शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। ये आपका दिया हुआ है कि सभी सभी टू टीयर शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। नहीं यार, ये तो बिल्कुल नहीं आपका जो है वो कर रहा है। उसके बाद, भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या है। नहीं, ये भी गलत है, तो इसका मतलब दोनों तर्कसंगत नहीं है, तो डी इज़ द राइट आंसर। कथन देखिए इन क्वेश्चंस में, और कथन देख के बस कथन को याद रखिए, बाकी सब भूल जाइए, और देखिए कि उस कथन में क्या क्या इंक्लूडिंग है। अगला है, सभी चूहे पहाड़ हैं। ये रहे सभी रैट। क्या है रैट, पहाड़ हैं, पहाड़ मतलब माउंटेन। उसके बाद, सभी पहाड़ नदियां हैं। सभी पहाड़ क्या हैं, नदियां हैं, नदियां मतलब रिवर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, कुछ नदियां चूहे हैं। कुछ नदियां मतलब रिवर का चूहों से, चूहे मतलब अंदर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ तो सही होगा अंदर की तरफ, तो मतलब पहले वाला सही है। चलिए, बस पहला जब सही निकल गया और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है। इसका डायरेक्ट आंसर है 5 फुट होता है। ठीक है, याद रखना। और कल वाली रखोगे आपने क्लास, तो कल वाली क्लास में मैंने आपको बैडमिंटन के जो शॉट्स होते हैं सभी के बारे में बताया था। पी, क्यू तथा आर मिलकर एक खेत की को 6 दिनों में काटते हैं। देखिए, पी, क्यू और आर मिलकर कितने दिन में, 6 दिन में काटते हैं। और पी अकेला कितने दिन में, 10 दिन में। और क्यू अकेला कितने दिन में, 24 दिन में। तो अगर मैं इनका वो निकालूं, क्या बोलते हैं इसको, इफ़िशेंसी, तो इफ़िशेंसी आपकी कितनी आ जाएगी, इफ़िशेंसी आएगी आपकी, ये जो है तीनों का मल्टीपल, ये 24 पंच 120, तो 120 आ जाएगा इसमें। ठीक है, वेट, 120 इसकी क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इफ़िशेंसी 6 से तो 12 आ जाएगी, सॉरी 6 से तो 20 आ जाएगी, 10 से आपकी 12 आ जाएगी,
और 24 पंजे 120, 5 आ जाएगी। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है आर कितने दिन में कर लेगा। तो आर की पहले इफिशियंसी पता होनी चाहिए ना। आर की इफिशियंसी के लिए इसकी 12 है, मतलब इसका वन डे वर्क 12 है और इसका वन डे वर्क 5 है। तो आर का निकालना है, टोटल का 20 है, टोटल का 20 है, 12 5 17, तो 20 में 17 गया 3, तो आर का 3 हो गया। आर का एक दिन में 3 काम करता है, तो 120 काम कितने दिन में करेगा, तो 120/3 में, तो 120/3 करोगे, 3 चौक 12 40, तो 40 इसका सही आंसर, 40 आपका बी, तो 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या है, इसको अर्थपूर्ण में बताना है, ग्रामर का क्वेश्चन है, ये आप डायरेक्ट जैसे ही पढ़ोगे तो उसका आंसर आप खुद ही निकाल पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। वेट, नेक्स्ट है 5 पैसे और 10 पैसे के कुल सिक्के 90 हैं, सभी सिक्कों का मूल्य 7 है, तो इनमें से 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। बहुत आसान है, मान लो आपकी कि 5 पैसे के x सिक्के हैं, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं आपके x से सिक्के हैं, तो लिखिए 5x, और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको 5 पैसे और 10 पैसे के, 5 पैसे के x हैं, 10 पैसे के y हैं, और दोनों की जो है टोटल 90 सिक्के हैं। ठीक है, दूसरी बात बोलिए सभी सिक्कों का मूल्य 7 है, मतलब 5x + 7y = कितना, 700 पैसे। ठीक है, रुपए है ना, तो पैसे बदल लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है और हमें 5 पैसे के निकालने हैं। 5 पैसे के x हैं, मतलब x को नहीं y को ख़त्म करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, सॉरी ये आपका 10 सिक्के हैं, यहाँ पे 10 करिए, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x 10y और ये 900 हो जाएगा। तो अगर इसको घटाओगे तो 10 में से 10 चला जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 5 के 5x = आ जाएगा 200, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, मतलब 5 चौक 20 40, तो 40 सिक्के हैं आपके p वाले, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मदर की कोडिंग इससे करी जाती है, तो प्रिंसिपल कोडिंग किससे जाएगी। m का क्या कोड होता है, m का कोड होता है 13, और j का होता है 10, मतलब कि m से j तक -3 करा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओ का कोड क्या होता है 15, और इधर है r का कोड होता है 15 और r का होता है 18, मतलब कि o से r तक जाने के लिए +3 करा। ठीक है, मतलब एक बार -3 हो रहा है, एक बार +3 हो रहा है, इस तरीके से इसकी सीरीज बन रही है। बस हमारा काम हो गया। अब एक बार -3 एक बार +3 करके हम मैचिंग करेंगे। p का क्या होता है 16 में सबसे पहले घटाना है 3, 16 में 3 गए 15, सॉरी 16 में 3 गए 13, 13 किसका कोड होता है m का, तो मतलब a आंसर हो सकता है, b हो सकता है, और b नहीं हो सकता, c और d हो सकता है। अब r का क्या है, r का 18, ठीक है 18, अब हमें 3 जोड़ना है, 18 3 21, मतलब m के बाद u 21 होता है ना, 21 का u होता है, तो u किस में है, u केवल c में है, तो c इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना करा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में है, देखिए जो आपका टेनिस होता है ना, टेनिस कोर्ट में खेला जाता है, इसी तरह बॉक्सिंग आपकी रिंग में खेली जाती है, तो रिंग इसका सही आंसर। और पिच में क्या होता है, पिच में आपको पता है क्रिकेट खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 25 और 29 का एलसीएम निकालो। कुछ नहीं है, एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप खुद भी निकाल सकते हो। एलसीएम जब निकालोगे तो आंसर बता देता हूँ, आंसर इसका 2175 ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रतीकों के उपयुक्त सेट निकालिए। मैंने आपको क्या बोला था, इस तरीके के क्वेश्चन आप जो हैं ऑप्शन से करिए, बहुत आसानी से होंगे। देखिए जो डिवाइड है, डिवाइड यहाँ पे चल सकता है, नहीं चल सकता, 5 से भाग नहीं होगा। डिवाइड यहाँ पे चल सकता है, नहीं चल सकता। डिवाइड केवल यहाँ चलेगा 4 और 40 के बीच में, मतलब फर्स्ट पे जहाँ पे डिवाइड दिखेगा वही आंसर होगा। फर्स्ट पे डिवाइड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट पे डिवाइड है, तो डी इसका आंसर होगा। इस तरीके से करो ना, स्मार्ट स्टडी। चलिए उसके बाद चलते हैं 83। एक दुकानदार एक वस्तु को 320 रुपये में अंकित करता है, यदि 10% की छूट के बाद उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान कैसे, एमपी दिया हुआ है कितना 320, और सी और एसपी कितना बोला है, एसपी बोला है कि 10% की छूट। छूट का मतलब है कि
320 का 90%, 90%। ये 2 जीरो आपकी ख़त्म होगी। 9 दूनी 18 का 8 का आंसर लगेगा, 9 तिया 27 और 1 28, 288 आपका क्या आ गया, SP आ गया। उसके बाद क्या, उसके बाद याद रखिए बस SP आपका 288 आ गया, ठीक है। उसके बाद है कि 288 आपका जो है 10% की छूट पे था ना, और कितने का लाभ, 20% का लाभ हो रहा, मतलब कि 120 के बराबर है। और क्या पूछा है, पूछा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब 100 की वैल्यू पूछी, तो 100 किसके बराबर होगा, 100 होगा आपका 100 बटे 120 गुना 288, 100 बटे 120 गुना 288। करिए सोल्व। 12 दूनी 24, 4 आएगा, और 12 चौक 48, 240 आ गया, 240 का ए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 84, 84 क्या है, मार्च किस राज्य का है, मार्च याद रखिए MP का है, ठीक है। कल भी आया था, आज भी एक क्वेश्चन इसका आया। कल आया था रामखेलिया, रामखेलिया किसका था, बिहार का था। शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में आपके पास क्या आ गया, शिफ्ट 2 में आपका आ गया मार्च, मार्च किसका है, MP का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 है और स्थिर स्थिर जल में 55 है, तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। बड़ा आसान है। यहाँ पे आपका जो है ना SB मान लिया बोट की है, और SS आपका जो है किसकी, स्टीम की है। आपको जो है ना SB माइनस SS दिया हुआ है, विपरीत दिशा में ना 40 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40, और SB की वैल्यू दी हुई है 55, ये बोला है ना स्थिर जल में 55 है। तो यहाँ से आप SS की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आएगी, SS की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आप SS की वैल्यू 40 और घटाओगे ना, आप घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा SS की वैल्यू 55 हो जाएगी 15, ठीक है। SS की वैल्यू जब 15 आ जाएगी, और हमें निकालनी क्या है, नाव की गति नदी की दिशा में क्या होगी। नदी की दिशा में बात करूँ तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो SB प्लस SS होगी, SB प्लस SS। अब SB 55 है और SS 15 है, तो 15 और 55 कितना हो जाएगा 70, तो मतलब 70 है आंसर। 70 कौन सा है, B, तो 20 राइट आंसर। चलिए 86 पे चलते हैं, केवल 15 क्वेश्चन रह गए हैं। 86 है आपका 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। इसका आप डायरेक्ट याद रखना है क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, ये एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, इसका डायरेक्ट आंसर है विलिस कैरियर, ठीक है। स्ट्रेटेजी का डायरेक्ट याद रखिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, सॉरी वेट, ये तो हो गया आपका 88 आया। 88 पे 2015 में डैश ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज, अभी आपको पता है कि पानी की खोज अभी मंगल ग्रह पर हुई थी 2015 में, तो उस टाइम का करंट क्वेश्चन था, और वैसे भी आज ही पूछा जा सकता है, तो मंगल इसका सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 89, क्योंकि मंगल ग्रह तो रहता ही है उसमें सुर्खियों में। 89 है, यदि P, मंगल बोलते हैं मार्स, यदि P अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 और शेष भाग 50 से तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा का औसत ज्ञात कीजिए। आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है कि जब, नहीं बताया था तो अब बता रहा हूँ, औसत होता है जब डिस्टेंस सेम होती है, तो पहली स्पीड और दूसरी स्पीड को, पहली स्पीड को x मान लो, दूसरी स्पीड को y मान लो, तो औसत जो स्पीड पूछता है तो उसका होता है आंसर, उसका जो फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। तो 2xy मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2x कितना 40 गुना y 50, 2xy अपॉन x प्लस वाई कितना 90। चलो काटो, इससे गया बस, आगे 100 कटेगा नहीं कुछ भी, ये आप सोल्व करोगे ना तो इसका आंसर यही आएगा 44.44, ठीक है, सोल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाएगा 2 वर्ष के लिए 4800 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं ये क्वेश्चन, बाकी इनमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 90।
48 मतलब 90 क्वेश्चन पर आ गए हम। एक मिनट, ये चल क्यों रहा है। हाँ, 4800 ए की वैल्यू निकालते हैं। ए मतलब टोटल अमाउंट 1 प्लस 20 दिया हुआ है ना, 20/100 और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, चलिए 20×5 यह आ जाए आपका 6/5 गुना 6/5 और गुना आपका क्या है 4800। ठीक है, यहाँ पे आप सोल्व कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। सोल्व करने के बाद आपका जो आएगा 6912। ठीक है, ये आएगा 6912। अब पूछा क्या है, पूछा ए की वैल्यू नहीं है, ए की वैल्यू निकली। ए मतलब टोटल अमाउंट निकला। पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इसमें से क्या घटा दो, मूलधन घटा दो। 6912 में से मूलधन घटा दो। वेट, 6912 में से क्या घटाना है, मूलधन घटाना है। देखिए 6912, इसमें से मूलधन कितना है आपका 4800। जब ये माइनस करोगे आप, ये आपका आएगा 2112। और 2112 कौन सा है आपका, देखिए एक जीरो इसमें फालतू दी हुई है, ये ऑप्शन गलत है। इसका आंसर ऑप्शन वैसे बी है, लेकिन 2112 है, लेकिन न कि 21120। मतलब 21,120 नहीं है, 2112 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, मालिनी ने कहा रोहित मेरी मौसी की माँ का एकलौता बेटा है, तो मालिनी रोहित से कैसे संबंधित है। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं ये। इसमें क्या करना है, रोहित की मौसी। अब रोहित की मौसी की माँ का एकलौता बेटा, मालिनी ने कहा कि रोहित मेरी मौसी। अब मालिनी की मौसी मतलब मालिनी की मदर की बहन, मदर की बहन की माँ, मालिनी की, वेट आपको लिख के बताता हूँ। ये रही मालिनी, ठीक है, ये रही मालिनी की मदर और ये रही मदर की सिस्टर। ठीक है, और मदर की जो सिस्टर होगी उसकी मदर, सॉरी वेट, देखिए मैंने क्या बोला कि ये एम तो मालिनी हो गया। ठीक है, ये मालिनी की मदर होगी और मदर की जो ये होगी सिस्टर। अब मदर की सिस्टर मतलब ये मालिनी की एस मतलब मौसी होगी। ठीक है, अब मालिनी की मौसी का एकलौता बेटा, सॉरी मालिनी की मौसी की माँ। अब मौसी की माँ मतलब इसकी मम्मी की मम्मी होगी, एक तरह से दादी होगी। ठीक है, कौन होगी, दादी किसकी, मालिनी की। ठीक है, का एकलौता बेटा, एकलौता बेटा इसका मतलब है इसकी मदर का भाई। ठीक है, मालिनी की मदर का भाई। अब मालिनी की मदर का भाई, मालिनी का क्या लगा, मामा लगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि मामा तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन चारों के चारों गलत हैं। इसका आंसर मामा है। क्या आंसर है इसका, मामा। ठीक है, कि मालिनी रोहित से कैसे संबंधित है, रोहित मालिनी का मामा लगता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92। वेट, देखिए 92 क्या है। 92 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये तो आसान है कि जो ओजोन होता है इसका ध्वनि प्रदूषण से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए यही आंसर होगा। आंसर होगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है। ठीक है, बहुत आसान है। इसका डायरेक्ट आंसर आपका जो है चार मीनार है। ठीक है, इसमें कोई जोड़ घटा गुना भाग तो नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। तो स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक, देखिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ, साफ दिख जाएगा। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कपड़े का क्रय मूल्य 35 रुपये है। यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर होती तो प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होता, तो क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता, कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता। तो कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम इसको। देखिए क्रय मूल्य क्या दिया है, 35 दिया है।
उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर होती तो प्रत्येक का मूल्य 1 रुपये कम हो जाता। ठीक है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है, ये 4 ना होकर के यहाँ पर जो है ये 4 है ना, यहाँ पे 4 ना होकर के 14 है। क्या है? 14। ठीक है, 14 मीटर है आपका। तो ये है कि कपड़े का क्रय मूल्य तो है 35। उस कपड़े को 14 मीटर होती, अगर लंबाई 14 मीटर होती और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होता। मान लिया पहले मूल्य x था, तो अब कितना हो गया? x-1। ओके। और कितने मीटर है टोटल? 14 मीटर है। और क्रय मूल्य चेंज नहीं होना, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है? 35 है। ये जो सेकंड वाली लाइन है, इससे ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ये वाली लाइन से। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है ना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 35 रहेगा। एक कम कर दिया, 14 मीटर है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आप निकालोगे 14x, और 14 घट गया, ये जुड़ गया, ये आपका जो है 49 हो जाएगा। 49 को बटे में जाएगा 14, 2 सत्तू 49 और 7 दूनी 14। ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू 7/2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई आपकी। अब क्या बोला है? अब बोला है कि कपड़े की लंबाई निकालनी है कितनी। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा मूल्य आ गया जो पहले था। मान लिया कपड़े की लंबाई y है। ठीक है, और मूल्य कितना है? 7/2। ठीक है, और इसने बोला है टोटल मूल्य कितना आता है? ये तो 1 मीटर का है ना, 1 मीटर 7/2 रुपये का है। मान लिया टोटल लंबाई y थी, y मीटर थी, तो y गुना 7/2 इजिकल टू 35 आना चाहिए। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10, और यही हमें निकालना था। 10 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोलता है? ये बोलता है यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के एकलौते बेटे के रूप में बताया तो समीर अकबर से कैसे संबंधित है? ठीक है, बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग में सोचिए कि जो समीर है, समीर ने कहा कि अकबर को अपनी नानी के एकलौते बेटे, नानी का बेटा कौन होगा? नानी होती है मम्मी की मम्मी, तो नानी का बेटा कौन होगा? नानी का बेटा होगा मामा। नानी का बेटा मतलब कि मम्मी का भाई, मम्मी का भाई मतलब मामा होगा। ठीक है, और मामा कौन? मामा होगा, तो मतलब ये इसका मामा होगा। और मामा का क्या बोला? के बेटे के रूप में। मामा के बेटे के रूप में, इसका मतलब है कि वो क्या हो गया? समीर अकबर से कैसे संबंधित होगा? एक मामा के बेटे के रूप में। और मामा का बेटा कौन सा है? डी आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। थोड़ा सा दिमाग में सोचिए, बहुत आसान है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है? RUN को ऐसे लिखा जाता है, BIN को ऐसे लिखा जाता है, तो ब्रिंग को कैसे लिखा जाएगा? ये डायरेक्ट लिखे हुए हैं। R की नंबरिंग वैल्यू 18 होती है, और U की नंबरिंग वैल्यू 21 होती है, और N की नंबरिंग वैल्यू 14 होती है। इस तरह B की 2 होती है, I की 9 होती है, और N की 14 होती है। इसी तरह में लिखने हैं, B की 2 होती है। ठीक है, और R की क्या होती है? R की 18। R की क्या होती है? 18। तो 2 और 18, 2 और 18 केवल A में है, तो A इसका सही आंसर होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। अब चलते हैं 97 पे। 97 क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो पहले अध्यक्ष रमेश चंद्र बैनर्जी थे, बच्चा बच्चा जानता है। और सेकंड पूछते तो सेकंड दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1885 में पहला सेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे रमेश चंद्र बनर्जी। और 1886 में फिर दूसरा सेशन हुआ था, जिसके बने थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 98। देखिए 98 क्वेश्चन में ये वाली जो दी हुई है ना सारणी, इसके बेस पर क्वेश्चन बनना है। क्या क्वेश्चन है कि 2014 में EMI पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना % है? ठीक है, मतलब EMI का टोटल खर्च जितना हुआ और
किराने पर जो खर्च हुआ वो उसका कितना % है, इनको आप ऐड कर लो। ठीक है, EMI पर और किराने पर। EMI पर कितना हुआ, ये रहा EMI पर अगर इन सारों को आप जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा, जोड़ना नहीं है, क्वेश्चन में बोला है 2014 में, केवल क्या बोला है 2014 में, तो 2014 तो ये रहा किराना ये रहा और EMI ये रहा। तो EMI और किराना कितने % है, 7.4/52 मल्टीप्लाई 100, और ये आपका आ जाएगा 114 पॉइंट, सॉरी ये आ जाएगा 14 पॉइंट, वेट, ये आ जाएगा आपका 14.23। ठीक है, 14.23 ये आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 99 भी इसी पे रिलेटेड है। ये जो टेबल है कि प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है, प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है। मनोरंजन पर औसत निकालना है तो मनोरंजन के हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे ऐड करने पड़ेंगे। जब मनोरंजन के सारे आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 35.2। ठीक है, और कितने से डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना है। तो 35.2 को कितने से डिवाइड करना है, 5 से। ये आपका आ जाएगा 7.04। ठीक है, और 7.04 हमारा क्या में आया, 7.04 तो हमारा जो है ये प्रति हज़ार में दिया हुआ है, प्रति हज़ार में दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें। और 7.04 में जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7040 मतलब 7040 रुपये। और 7040 हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 100 मतलब लास्ट क्वेश्चन है। ये है वर्ष 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है, 2012 के लिए। अब 2012 का घरेलू खर्च टोटल इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, आ जाएगा, और सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आता है आपका 89.9। और रुपए में निकालना है क्योंकि प्रति हज़ार का है ना, तो इसकी 1000 में मल्टीप्लाई कर दो। जब 89.9 की 1000 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 89900, यानी कि 89,900 89,900 हमारा ए है। ठीक है, इसी के साथ हमने जो है अपनी इस सेशन में सारे के सारे हमने जो है 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, इस जो हमारा शिफ्ट 1 था, ये शिफ्ट 1 नहीं, आज तो शिफ्ट 2 था ना, शिफ्ट 2 था आज, और 2 अप्रैल। ठीक है, 2 अप्रैल, और शिफ्ट कौन सी थी, सेकंड शिफ्ट का 2 अप्रैल का हमने ये सारे 100 के 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि नेक्स्ट मंथ आपको पता है कि NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है। और ये जो है क्वेश्चंस आपके लिए जो है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये एक तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बूस्ट का काम करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए मैं करा रहा हूँ, और मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ करा रहा हूँ, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के, मतलब ये क्वेश्चन सेम ना आके थोड़ा सा पलट के आ जाए, तो आप इजीली टैकल कर सको। ठीक है, चलिए कल को फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। और मैं अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF का जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है, सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।